बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो दावा किया गया था भारत की जानिब से कि पहलगाम में हुआ ये कि कुछ लोग आए, वहाँ पर वो सयाह जो घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, उनके पास आए और वहाँ पर आने वालों ने उनसे उनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद अगर वो हिंदू निकला अपने नाम से, तो उस हिंदू से उसकी हिंदू शनाख्त पूछने के बाद उसका कार्ड भी देखा और फिर इस बात का यकीन किया कि वो हिंदू है। उसके ज़ेर जामे को, उसकी पतलून को नीचे करके ये देखा कि वो खतनाशुदा है या नहीं है। खतनाशुदा नहीं है तो हिंदू है, इस बात को यकीनी बनाने के बाद मारा है। तो कर ये रहे थे भारतीय हुक्काम कि वो पाकिस्तान को भी ब्लेम कर रहे थे, साथ में इस्लाम पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस्लाम दहशत गर्दों का मजहब है। यह हमने बार बार देखा है, यह हमने मगरिब में भी देखा है, भारत में भी देखा है, जहां नारा लगाकर सड़क पर सरेआम मुसलमान को मार दिया जाता है, वहां इस्लाम को दहशत गर्द कहने वाले मौजूद हैं। तो वहां जब ये सब कुछ किया जा रहा था, वो झूठे निकले, झूठे निकले। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर खुद बताया जा रहा है। आप देखिए, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये ट्विटर स्क्रीनशॉट है एएनआई का, और इस स्क्रीनशॉट में एएनआई बता रहा है जम्मू एंड कश्मीर मदर ऑफ द अनंतनाग रेजिडेंट सैयद हुसैन शाह, अनंतनाग के रिहायशी, वहीं के रिहायशी हुसैन शाह की वालदा रो रही हैं कि पहलगाम अटैक में उनका बेटा जान से गया, जज्बाती हो रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उनका बेटा उनके खानदान का वाहिद कफील था, सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। ये हुसैन शाह की वालदा बता रही हैं, ये हरी प्रसाद की वालदा नहीं है। बात यह कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान हमलों का निशाना बने हैं। सबसे बड़ी तादाद में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर जो दहशत गर्दी की गई है, उसने सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों की जानें ली हैं। लेकिन दहशत गर्दी अंजाम देने वाले ये आलमी दहशत गर्द इस बात को खुद मानते नहीं हैं। एक अकाउंट है भारत का, मोहित चौहान नाम का, उसने ये सवाल किया ट्विटर एआई ग्रॉक से, एक्स पर जो एआई है ग्रॉक, उससे सवाल किया कि कौन मारा गया है मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द हमलों में, कौन मारा गया है ज्यादा बड़ी तादाद में, मुसलमान या हिंदू। और ग्रॉक ने जो नंबर निकाल कर दिया वो इस ट्वीट में आप खुद देख लें, कितनी बड़ी तादाद में। आप देखिए फर्क है मुसलमानों के और हिंदुओं की जाने जाने का। तो वहां पर तो इस्मतें लुटी हैं, वहां पर तो लोग घरों से गायब हुए हैं, वहां पर तो मारे गए हैं, सरेआम माओं के सामने गोलियों से छलनी किए गए बेटे, ये सब कुछ हुआ है। और वहां फिर भारतीय हुक्काम ये दावा करते हैं कि ये सब कुछ किया गया और करने वाले पाकिस्तानी हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया था। आप देखिए सोशल मीडिया पर उनके अपने शहरी ये बता रहे हैं कि जो हुआ जब बिल क्लिंटन आ रहा था, तब 90s में आपने 30 सिख मार दिए थे और साबित ये हुआ था कि भारतीय एजेंसीज का कारनामा था। तब भी इल्जाम डाला गया था पड़ोसियों पर, अब भी इल्जाम पड़ोसियों पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान कहता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एलओसी से 400 किलोमीटर दूर इतना बड़ा मजाक भारतीय हुक्काम की जानिब से ये किया गया। तो अब उसके बाद भारतीय पागलपन ये शुरू हो गया। खतने देखकर मारने वाली बात तो झूठ निकली। उसके बाद भारत ने क्या किया है, मैं आपके सामने तमाम चीजें रख देता हूं। भारत ने अपने जंगी जुनून का मुजाहिरा करते हुए वो तमाम हरकतें की हैं जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि भारत करेगा। पहलगाम इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करके लोएस्ट लेवल पर लाने का ऐलान किया है। भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने काबीना कमेटी बराए सलामती के फैसलों का ऐलान किया और कहा कि ये तमाम फैसले जो किए गए हैं, ये पाकिस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत के खिलाफ सख्त पैगामात हैं। इन फैसलों को 7 निकात की शक्ल में मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, सिंध तास मुआहिदा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो 1960 का मुआहिदा, उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और भारत कहता है जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत से काबिल एतबार और नाकाबिल वापसी तौर पर दस्तबरदार नहीं होता,
फिर उसके बाद अटारी चेक पोस्ट, ये जो वाघा अटारी चेक पोस्ट है, इसको बंद किया गया है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, फौरी तौर पर बंद करते हुए सिर्फ वो अफराद जिनके पास दुरुस्त सफरी दस्तावेजात होंगी उनको मोहलत दी गई है 1 मई 2025 तक कि वो उससे पहले पहले वापस जा सके। वीजा इस्तिस्ना स्कीम मनसूख कर दी गई है। सार्क ममालिक, हम सब, ये जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेटिव कमेटी है, हम इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर सार्क ममालिक में जो वीजा इस्तिस्ना स्कीम है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें कुछ स्पेशल पर्पस एंट्री स्कीम के तहत वीजा होते हैं, वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से जारी करदा ये वीजे मिले हुए थे उनको भी कहा गया है 48 घंटों के अंदर आप भारत छोड़ दें। फिर हाई कमीशन में जो दिफा के महकमे के हुक्काम होते हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन में भारत में जो दिफा के महकमे के हुक्काम हैं, बहरिया के, फिजाइया के, बर्री फौज के, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर आपने कहा मुल्क छोड़ दीजिए, आप नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त में डाल दिए गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। होता यही है, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को कहे ना निकल जाएं आप, तो दूसरा मुल्क फिर जवाबन कहता है निकलें यहाँ से, आप उठाएं अपने बंदे और यहाँ से आप चलें जाएं। तो ये किया जाता है। तो पाकिस्तान यही करता, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया हुआ था कि अपने हुक्काम को पहले से कहा हुआ था निकल आओ, तो अपने मुशीरों को बुला लिया गया और इन ओहदों को ख़त्म कर दिया गया। जो सिफारती अमला है उसमें कमी करते हुए दोनों मुल्कों के हाई कमीशन में सिफारती अमले की तादाद कम करके 30 तक महदूद कर दी गई है। भारत ये कहता है कि हमने पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि भारत में जो जंगी जुनून है, उस जंगी जुनून की बुनियाद पर वो तो इस वक्त मार देंगे। जिस तरह से भारत के सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल गजा में कार्रवाइयाँ कर रहा है, उस तरह की कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। तो पहलगाम के इस वाक़े के बाद ये तमाम चीज़ें भारत की जानिब से की गई और भारत कहता है पाकिस्तान कुछ चीज़ें बेहतर करे, उसके बगैर ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। कोई सबूत दिया, कोई बंदा पकड़ा, उसका कोई डॉक्यूमेंट निकाला, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और डॉक्यूमेंट, और बताया कि पाकिस्तानी है, और फिर उसके बाद उसे साबित किया, क्या भारतीय हुक्काम ये कर पाए? जिस वक्त वाक़या हो उसके फौरी बाद आप तैयार थे, आपके यहाँ हैशटैग तैयार था टेरर एरर का, और फिर उसके बाद आपके शहरियों ने उस पर धड़ाधड़ ट्वीट्स करना शुरू कर दी। पहलगाम में ये वाक़या होता है, पूरे भारत में विद इन मिनट्स ये सब कुछ शुरू हो जाता है। ये तैयारी थी क्या? ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था क्या? आप पहले से तैयार थे कि आप ये सब कुछ करेंगे? जब अमेरिका का नायब सदर आपके यहाँ आया हुआ है तब करेंगे, जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचा हुआ है तब करेंगे, और पाकिस्तान पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी हुक्काम ने सबूत सामने रखे और कहा जाफर एक्सप्रेस के सानहे में भारत मुलव्वस था। इंटरनेशनल जरीदों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को गुज़श्ता कुछ अरसे में निशाना बनाया है, तो इस हजीमत से बचने के लिए भारत ने ये तमाम काम किया है। क्या ऐसा हुआ है? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि भारत की जानिब से कोई भी सबूत पाकिस्तान के हुक्काम के सामने अब तक रखा नहीं गया है। भारत में तो मुसलसल एक हंगामी सूरत हाल है। मैं जी न्यूज़ देख रहा था, आप ये जो टाइमलाइन देख रहे हैं ना, इतने बजे ये हुआ, फिर इतने बजे ये हुआ, फिर इतने बजे ये हुआ, इन स्क्रीनशॉट्स में ये जो आपको डार्क टाइम टेल नजर आ रही है, इसमें आप देख लीजिए कि वो मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं। एक सिचुएशन है जिसमें इस वक्त वो डील कर रहे हैं। हालात गैर मामूली हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इजलास बुला लिया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 24 अप्रैल को होगा और इसमें भारतीय हुकूमत की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स जारी करेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने इस सिलसिले में अभी तक जो रिस्पॉन्स दिया था वो मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। पाकिस्तान ने कहा था कि जो जाने गई हैं उन पर हमें अफसोस है, तशवीश का इजहार करते हैं, और जिनकी जाने गई हैं उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम दुआ करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने जब तक भारत की जानिब से इस सिलसिले में ऑफिशियली कुछ किया नहीं जाता तब तक अपने आप को रोका था। अब भारत ने जब ये कर दिया है तो पाकिस्तान का दफ्तर खारिजा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस सिलसिले में अपना पैगाम जारी करेगी। हमारे सामने वो पैगाम आएगा। जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के इस जंगी जुनून के जवाब में चुप करके बैठ जाए, ये तो किया भी नहीं जा सकता जो भारत ने किया है। उसके बाद अब मैं आपसे मजीद अर्ज करूं, हमारे सामने एक और सिचुएशन है। ये इमरान खान साहब की बहनों का मामला है। इमरान खान साहब की बहनें भी, क्योंकि फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, और पार्टी रहनुमा भी, उमर अयूब साहब और दीगर, ये लोग अडयाला जेल में मुलाकात ना होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे
اور انہوں نے کہا عدالت نے فیصلہ دیا تھا، حکام عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو یہ عدالت کی توہین ہے اور ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور عدالت کی توہین کی جا رہی ہے تو ہم اس لیے توہین عدالت کی درخواست لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی۔ فیصلہ کس نے دیا تھا؟ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، معاف کیجیے گا، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر اور ان کے ساتھ بینچ میں شامل 2 جج صاحبان نے۔ جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا تو اس کی توہین کس کی توہین ہے؟ انہی جج صاحبان کی توہین ہے۔ عام طور پر پریکٹس یہ ہے، طے شدہ اصول یہ ہے کہ جن جج صاحبان کے فیصلے کی توہین کی جائے گی وہی توہین عدالت کی درخواست سنیں گے۔ اول تو عمران خان صاحب کی بہنیں عدالت جا رہی تھیں اور وہاں باقاعدہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک، ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ٹکریں مارنے کے بعد بالآخر ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کا کیس کل لگے گا۔ اب جب کیس لگا ہے تو یہ کیس لگا ہے مسٹر جسٹس راجہ انعام امین منہاس صاحب کی عدالت میں، یعنی وہ جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ دیا تھا ان کی عدالت میں نہیں لگا۔ یہ انہونی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جن جج صاحبان نے فیصلہ دیا وہی سنیں گے، وہی فیصلہ کریں گے کہ حکام نے کیا کیا ہے۔ یہاں ایک نئے جج صاحب ہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، بلاؤ، فیصلہ کرو۔ اب یہ ہمارے سامنے دوبارہ لمبا لٹکتا ہوا کھنچتا ہوا معاملہ ہوگا، یہ ماہرین قانون کہہ رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ مسٹر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ تھا۔ وہاں اڈیالہ جیل حکام پہنچے اور انہوں نے کہا مختلف درخواستیں ہیں، سب کو یکجا کر لیا جائے، لارجر بینچ بنا دیا جائے۔ یہ جن پر الزام تھا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو نہیں مان رہے، انہوں نے کہا اور ان کی سن لی گئی۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں عجیب و غریب کام ہو رہا ہے، وہی کیا گیا اور ان کی سنی گئی۔ جب ان کی سنی گئی تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے سامنے کیا آیا، ایک بینچ بنا، لارجر بینچ، وہی جو میں نے آپ کو بتایا، قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت۔ وہاں سے فیصلہ آیا 35 درخواستوں کو یکجا کرنے کے بعد کہ ٹھیک ہے، انڈرٹیکنگ دیں سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف والے کہ ملیں گے، ملنے کے بعد باہر جیل کے باہر بات نہیں کریں گے۔ پھر ایک آدھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ خاندان کی تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی بہنوں کو وہاں پر ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو سردار اعجاز اسحاق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ میں جو کیس سن رہا ہوں، جو میں نے ابھی چھوڑا نہیں ہے، اس سے عدالت لے جائے۔ یہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یہ نہیں کر سکتے۔ نہ صرف چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا بلکہ یہ بھی کر دیا کہ اب جو کیس ان کو سننا تھا وہ ایک اور عدالت کے سامنے لگ گیا ہے۔ یہ معاملہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا ان عدالتوں سے۔ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز اور، شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے مسلسل بڑے زور و شور کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ بھی دونوں نے پارٹی کے لوگوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تضحیک کی، اور ان کی بات وہ سنتے نہیں تھے۔ یہ ہم نے دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ تو گالیاں دے دیتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ تو غصے میں جو کہتی ہیں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ شیر افضل مروت پہ انہوں نے سوشل میڈیا بھی چھوڑ دیا، یوٹیوبر عمران ریاض اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صابر شاکر وغیرہ کو بھی چھوڑ دیا، شہباز گل کو بھی چھوڑ دیا، اور ان سے کہا کہ شیر افضل مروت پہ حملے کرو۔ یہ شیر افضل مروت کا دعویٰ تھا۔ اب شیر افضل مروت سب سے قریب کس کے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے اور بیرسٹر گوہر کے۔ بیرسٹر گوہر نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ علیمہ خان صاحبہ کسی ایسی میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھی جہاں پارٹی کے معاملات پر بات ہوتی ہو۔ تو شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ کہ یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، ان سب کے سامنے علیمہ خان صاحبہ نے ذلیل کیا، جھوٹا نکلا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔